Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्शी क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, आप सबने हमारे साथ जब एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ ऑनलाइन, उसके बाद आपने जिन बच्चों ने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसके वीडियोस देखे. फेज़ 2 के बाद आपने कई बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन देखा, जहाँ पे फेज़ 2 में जो जो डिटेल में चीज़ें हुई हमने बताई आपको. आज हमारे साथ शुभम शुक्ला हैं और शुभम ने अपना जो मेडिकल है वो क्लियर कर लिया है. तो आज के इस वीडियो का पर्पज़ ये होगा कि मेडिकल के टाइम पे जितने भी टेस्ट हुए, तो बेसिकली एयरफोर्स में जो मेडिकल होता है उसमें जितने भी टेस्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज. तो आपको इससे एक आइडिया मिलेगा, एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई कौन कौन से टेस्ट एग्जैक्टली होते हैं एयरफोर्स के मेडिकल के दौरान. तो शुभम, आपको सबसे पहले बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. एयरफोर्स का ऑनलाइन एग्जाम फेज 2 और मेडिकल क्वालिफाई करने के लिए. शुभम, आपके कितने मार्क्स हैं? एक्सयू में क्वालिफाई किया आपने, राइट? Yes, sir. कितने मार्क्स हैं आपके? 54.5. 54.5 मार्क्स हैं आपके, मतलब आप कट ऑफ से बहुत ऊपर हैं. और आपका मेडिकल भी हो चुका है, तो अब कोई टेंशन की बात है नहीं. ठीक है, बहुत बढ़िया. जुलाई में आप जा रहे हैं फाइनली ट्रेनिंग में. तो शुभम, हम आपकी मेडिकल के बारे में आज बात करेंगे. ठीक है, मैं चाहूँगा हम कोई भी पॉइंट मिस ना करें. उस दिन सुबह से लेके शाम तक जो अच्छा, मेडिकल आपका एक दिन में खत्म हो गया था, 2 दिन लगे थे? यस सर, 6 बजे सुबह अंदर गए थे सर, तो रात को 1 बजे छोड़ा था मैंने. अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनका एक से ज़्यादा टाइम लगा, मतलब 2 दिन 3 दिन लगा, ऐसे बच्चे थे? नहीं सर, सबका हो गया था. जी सर. अभी आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो बाकी लोग अलग अलग सेंटर पे जा रहे हैं, तो उनका क्या कहना है कि एक ही दिन में हो जा रहा है या टाइम ज़्यादा लग रहा है, 2 दिन 3 दिन? सर 1 दिन 2 दिन लग रहा है सर, 2 दिन से ज़्यादा नहीं लग रहा है. अच्छा जी. तो ज़्यादा बच्चे हैं जिनका 2 दिन लग रहा है या ज़्यादा बच्चे जिनका 1 दिन में हो जा रहा है? सर अधिकतर लोगों 1 दिन में हो जा रहा है सर. ठीक है. तो मतलब जो मेडिकल है, हालांकि हमें पता है कि जो रिटन ब्लैक एंड व्हाइट में जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि मेडिकल में टेक 2 to 3 डेज, बट नॉर्मली 3 दिन तो किसी का नहीं लगता. 2 दिन किसी किसी का लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चे थे, कुछ टेस्ट रह गए, है ना. लेकिन मैक्सिमम बच्चों का टेस्ट जो है मेडिकल पूरा 1 दिन में खत्म हो जाता है. चलिए ठीक है. तो शुभम, हम लोग जैसा कि मैं कह रहा था कि मेडिकल में उस दिन जो जो टेस्ट हुए, सारे टेस्ट एक एक करके हम सबकी बात करेंगे. तो सुबह 6 बजे आपकी रिपोर्टिंग थी वहाँ पे, राइट? आपका मेडिकल कहाँ पे था? सर 36 एयरफोर्स, वडोदरा, गुजरात में. वडोदरा में था आपका, राइट? तो आपने सुबह 6 बजे रिपोर्ट किया वहाँ पे? यस सर. टोटल कितने बच्चों की रिपोर्टिंग थी उस दिन? सर 46 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, 45 प्रेजेंट थे, 1 एब्सेंट था. 1 एब्सेंट था. जी सर. और जो 45 प्रेजेंट थे उनमें से कितने लोग फाइनली ग्रीन कार्ड लेके शाम को निकले? सर 19 को ग्रीन कार्ड, 26 को रेड कार्ड. सर रेड कार्ड मतलब री मेडिकल मिला सबको, राइट? री मेडिकल, यस. मेडिकल के टाइम पे किसी बच्चे को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, सबको री मेडिकल मिलता है. तो बात आप ये लोग समझ लीजिए कि आपका कोई भी मेडिकल का पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, आपको वहाँ पे रिजेक्ट नहीं करते हैं. आपको एक और मौका मिलता है, एक अपील होता है, एक री मेडिकल मिलता है. yes. री मेडिकल की डेट मिलती है. तो री मेडिकल के टाइम पे अगर कोई छोटी मोटी चीज़ होती है तो आप उसको ट्रीट करके जाते हैं, और री मेडिकल टाइम पे आप फिट हो जाते हैं. और री मेडिकल सबका होता है भाई, ठीक है? तो कोई पहली बार में रिजेक्ट नहीं होता है. तो आपने कहा 19 को ग्रीन कार्ड मिला. yes, उनमें से एक आप भी थे, राइट? yes. ठीक है. तो सुबह आप जब पहुंचे वहाँ पे एग्जैक्टली क्या प्रोसेस हुआ सुबह सुबह? सर 6 बजे, मतलब 6:30 की रिपोर्टिंग थी और 6 बजे अंदर लेना चालू कर दिए थे. ओके. तो वहाँ पे एक पेज रखा हुआ था जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ था. नाम के आगे अपना फ़ोन नंबर और सिग्नेचर करना था. ओके. इतना प्रोसेस करने के बाद फिर 20 एक मिनट बाद पेज पे एक ही बच्चे का नाम लिखा था? नहीं, सभी बच्चों का. अच्छा, एक लिस्ट थी वहाँ पे अपने नाम के सामने. अच्छा, अपना साइन करना था. साइन करना था, फ़ोन नंबर रखना था. ओके. और उसके बाद फिर सर 20 मिनट बाद बस आई एक. ओके. बस में सबको बिठाया गया. उसके बाद फिर जहाँ मेडिकल होना था हमें वहाँ ले गए. ओके. उसके बाद फिर सर हमें चेस्ट नंबर अलॉट किया गया हमारे सीने पे और एक पीठ पे सर, मतलब मार्कर से लिख रहे थे. ओके. वो हुआ. तो उसके बाद सर 45 बच्चों थे और जिनमें 15 बच्चों का ग्रुप बांटा गया था. ओके. चेस्ट नंबर जो मिले, चेस्ट नंबर में तो नंबर ऑलरेडी लिखा रहता है, उन्होंने अलग से क्यों लिखा बाद में आगे पीछे? सर कपड़े नहीं पहनते ना सर. अच्छा. जी सर. तो आपने कपड़े आपके उतार दिए गए थे चेस्ट नंबर जब मिला? यस सर. तो आप लोग क्या अंडरवियर में थे? यस सर. सिर्फ अंडरवियर टोटली, उसके अलावा कोई कपड़े नहीं? अंडरवियर सर, जो कंफर्टेबल नहीं है तो सर वो शॉर्ट्स पहन के जा. शॉर्ट्स भी पहने थे, राइट? जी सर. तो जो मार्कर से नंबर लिखा उन्होंने आपके बॉडी पे लिखा या चेस्ट नंबर जो कपड़ा था चेस्ट नंबर उस पे लिखा? नहीं सर, बॉडी पे लिखा था. अच्छा. और क्या था, जिसका मिट जाए वो बता देना, फिर से लिख देंगे सर. ओके. तो जो चेस्ट नंबर मिला वो आपको जो कपड़ा मिलता है एसएसबी में और जीडी के टाइम पे, वो कपड़ा नहीं मिला? वो नहीं था सर. वो आपके बॉडी पे ही नंबर लिख दिया उन्होंने? अच्छा. तो दिस इज हाउ दे गिव यू चेस्ट नंबर. ठीक है. तो आगे भी लिख दिया, पीछे भी आपका चेस्ट नंबर लिख दिया सर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 15 बच्चों का ग्रुप बांट दिया गया. उसके बाद हमारा ग्रुप में सबसे पहले सर हुआ वो क्या था, ब्लड टेस्ट सर. ओके. ब्लड टेस्ट में सर 2 शीशी मतलब कि निकाला गया ब्लड हमारा, और उसके बाद फिर बाहर इंतजार करने को कहा. अच्छा, ये बताइए
मेडिकल के लिए जब गए थे उसके पहले आपको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आपको खाली पेट आना है, बिना कुछ खाए आना है? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये बात आपके एडमिट कार्ड में लिखा था, कहाँ से करने हुआ था? मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ था सर कि 14 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना, खाली पेट जाना। तो फेज 2 के दौरान आपको जो मेडिकल अपॉइंटमेंट लिखा था, यस सर, मिला था, उसमें लिखा था कि 24 घंटे 14 घंटे सर। 14 घंटे जी सर। तो यानी पिछली शाम से आप कुछ खाए ना हो, राइट सर। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है भाई कि आप लोग, क्योंकि सुबह सुबह आपका ब्लड में शुगर चेक करेंगे, तो शुगर टेस्टिंग खाली पेट भी होती है और खाने के बाद भी होती है। और मेरे ख्याल से सिर्फ शुगर नहीं, एक आध टेस्ट और होते हैं जो खाली पेट किए जाते हैं। तो एनीवेज, तो आपको पहले से जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसमें लिखा था कि भाई आपको खाली पेट ही आना है, ठीक है, बढ़िया। तो 2 सीसी खून निकाला गया। उसके बाद सर हमें ले जाया गया फिर चेस्ट मेजरमेंट के लिए। और उसके बाद अच्छा, ये जो ब्लड लिया उस वक्त आपका यूरिन भी लिया? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अच्छा, जो यूरिन टेस्ट अभी नहीं हुआ, बाद में होगा? बाद में होगा। अच्छा, ब्लड टेस्ट, जो ब्लड सैंपल लिया, आपको पता है, इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या एग्जैक्टली टेस्ट करने वाले थे ब्लड सैंपल के थ्रू? ये पता था आपको? ये नहीं पता था मुझे। ये नहीं पता था आपको, लेकिन ब्लड सैंपल ले लिया गया, 2 बॉटल्स में ब्लड सैंपल लिया गया। नेक्स्ट आपके साथ क्या हुआ? फिर सर हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट हुआ सर। आपका हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट हुआ। उसके बाद सर पैर की लंबाई भी नाप रहे थे। अच्छा, एक सर टेबल था, उसी बैठना था, उसके बाद वो नाप ले रहे थे। उसके बाद सर तो वो लोग आपकी नीचे एंकल से लेके कमर तक की लंबाई नाप रहे थे, या फिर वो एंकल से घुटने और घुटने से ऊपर कमर तक अलग अलग? सर एड़ी से लेके यहाँ तक सर। अच्छा, कमर तक। लेकिन ये बिठा के नापा आप कह रहे हैं? बिठा के, यस सर। तो बिठा के तो कैसे? टेबल था सर, यहाँ बैक पे कोई सपोर्ट लगा हुआ था, जैसे सपोर्ट है सर, वहाँ पे बैठ के फिर पैर आगे तक करना था। उसी बाद सर एक कार्डबोर्ड था, उसे खींच के आपका लंबाई नाप ली पैर की सर। तो पहले नीचे से लेके घुटने तक नापे होंगे, घुटने से थाई तक, या एक बार वन गो में था पूरा नापा था उन्होंने? सर मतलब कि एक ही बार में, जैसे ये सर सपोर्ट है एक, और ये सर टेबल है, तो हमें इस टेबल पे बैठना था और पीछे लग के अपना पैर सीधे रखना था। ओके। और जितना हो सके उतना पीछे अपने आप को पुश करना। अच्छा, तो पैर आपने स्ट्रेट कर लिए थे? स्ट्रेट कर लिए। अच्छा अच्छा। जी सर। तो चेयर पे बिठा के क्यों नापा उन्होंने? खड़े करके नाप लेते आप लोगों को? कोई आइडिया? सर एक फीता लगा हुआ था उस पे सर, टेबल पे ही। तो टेबल पे ही फीता लगा हुआ था, उस पे नापना थोड़ा आसान होगा इसलिए सर। ओके। देखिए, फ्लाइंग ब्रांच में क्या होता है कि ये लोग आपका जो बैठने के बाद जो होता है थाई का जो लंबाई है घुटने से और कमर तक, और नीचे का जो लोअर लेग है उसका मैटर करता है। बट आप लोग तो फ्लाइंग ब्रांच में जा नहीं रहे सच फॉर पायलट, है ना? तो इसमें शायद पूरे पैर की लंबाई एक बार नापी गई। बट एनीवेज, तो आपके लेग का मेजरमेंट हुआ, टोटल हाइट का मेजरमेंट हुआ, चेस्ट का मेजरमेंट हुआ, यस सर। और वेस्ट? नहीं सर, वो वेस्ट का कपड़े थोड़ी सिलवा रहे हैं, सही बात। तो हाइट, वेट भी नापा गया आपका? अच्छा, इसमें कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था, ओवरवेट वगैरह थे, कुछ लोग हाइट कम वाले बच्चे मिले? काफी दे रहे थे सर, ज्यादा 4-5 किलो अगर आगे पीछे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम था? एक लड़का था सर, काफी दुबला पतला था, लेकिन हाइट उसकी ज्यादा थी, लेकिन वो भी हमारे साथ ग्रीन कार्ड में बैठा हुआ था। ओके जी सर। तो वेट की समस्या आपको किसी को दिखी नहीं? हाइट के कारण तो कोई छटा होगा नहीं मेरे ख्याल से। हाइट इतनी कम मांगते हैं, 152.5 सेंटीमीटर की जो हाइट है मांगते हैं एयरफोर्स में, विच इज क्वाइट लेस, है ना? यस सर। तो हाइट में तो कोई छटा नहीं होगा। वेट भी आप कह रहे हैं कि काफी लीनियंट थे, स्ट्रिक्ट नहीं थे वो लोग? नहीं थे सर। ठीक है जी सर। उसके बाद फिर सर टेबल पे एयरमैन सर बैठे हुए थे, फिर हमारा बीपी हुआ। ओके। बीपी के बाद फिर सर कलर ब्लाइंडनेस चेक कर रहे थे। ओके। एक कॉपी दी हुई थी, उसमें कुछ लेटर वर्ड लिखे हुए थे, मैथमेटिकल डिजिट लिखे हुए थे, उन्हें पढ़ना था सर। और उसके बाद एक सर माइक टाइप का था, उसमें एक कुछ सेंटेंस लिखा हुआ था। ओके। तो उसे नियर विजन उससे चेक कर रहे थे, उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था। माइक के ऊपर कुछ लिखा था कि सर वो पता नहीं कैसा उसका शेप था, एक रॉड थी, उसी के चारों ओर कुछ शब्द लिखे हुए थे। अच्छा। हाँ, तो सर उस पे पेंसिल ले जा रहे थे। क्या था, जो जिस वर्ड पे मैं पेंसिल ले जाऊं वही वर्ड तुम्हें पढ़ने हैं। वर्ड या लेटर? लेटर सर, वही लेटर वही पढ़ने। अच्छा। एक सेंटेंस था, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा है, वही पढ़ना था सर। जी। तो काफी पास रखा था क्या आपके वो चेहरे के? सर इतना दूर था, मतलब जैसे आपकी आंखें यहाँ इतना दूर था? जी सर। इससे वो नियर विजन नाप रहे थे? जी सर। ओके। और डिस्टेंस विजन? डिस्टेंस विजन सर वो बाद में। वो बाद में हुआ? अच्छा, अभी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ तो सर। यहाँ पे नियर विजन चेक हो गया? यस सर। तो आपका ब्लड प्रेशर हुआ और नियर विजन हुआ यहाँ पे, और कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस भी चेक हो गया? यस सर। ठीक है। उसके बाद सर ईसीजी की बारी आई। ओके। ईसीजी की मशीन सर खराब थी। अच्छा। जी सर, तो इसीलिए ज़्यादा समय लग गया था ईसीजी में। अच्छा। तो जब मशीन सही हुई तब तक हमें भेज दिया था एक्सरे के लिए। ओके। तो हम एक्सरे के लिए गए। एक्सरे केवल चेस्ट का होता है, पूरी बॉडी का नहीं होता। एक्सरे केवल चेस्ट का होता है? केवल चेस्ट। वो चेस्ट का एबनॉर्मलिटी चेक करते हैं, जो हमारी रिब्स हैं, हड्डियां में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है वही चेक करते हैं, बाकी पूरे शरीर का एक्सरे नहीं होता है। राइट।
और उसके बाद फिर सब ईसीजी मशीन सही हुई तो हमें बुलाया गया, तो फिर ईसीजी हमारा टेस्ट हुआ। ईसीजी टेस्ट होने के बाद सर रिपोर्ट वहीं पे हमें दे दी गई रिपोर्ट। उसमें हमें पीछे अपना नाम, रोल नंबर और चेस्ट नंबर और मतलब डेट ऑफ मेडिकल, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी थी और आगे अपना चेस्ट नंबर मेंशन करना था, उसको फिर दे देना था उन्हें। और उसके बाद ईसीजी में सर काफ़ी लोगों को पॉइंट मिल रहा था, शायद वो घबराए हुए थे या फिर क्या था, लेकिन ईसीजी और ब्लड प्रेशर कम से कम 5 बार लोगों का चेक हुआ था सर। मतलब एक बच्चे का 5 बार? 5 बार। मतलब अच्छा, ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल नहीं आया यस, तो उन्होंने मौका दिया कि भाई क्या पता आप नर्वस थे इसलिए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आया, तो दोबारा से हुआ, दोबारा हुआ, 5 बार हुआ। जी सर। सेम चीज ईसीजी में? जी सर। नहीं, ईसीजी सर 2 बार हुआ होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर उनका सर 5 बार कम से कम हुआ ही होगा। कि और सर जैसे ही उनको समय मिलता है, दूसरे टेस्ट हो रहे, जैसे ही समय मिलता है उनको तुरंत बुला लिया जाता है। अच्छा। ब्लड प्रेशर फिर चेक कराया, बीच में बुला के उनका ब्लड प्रेशर फिर से नाप लेते हैं। मतलब बहुत ही एक ऑनेस्ट और जेन्युइन और बहुत ही मतलब ऑनेस्ट पूरा तरीका रहा उनका। ये था कि सर बीपी और ईसीजी में बच्चों को पॉइंट ना ही मिले, ना ही मिले, क्योंकि सर वे बहुत कम ही लोग को ऐसी बीमारी होती है, लेकिन घबराहट कारण वो बिल्कुल सही बात है। दे अंडरस्टैंड कि भाई बच्चे घबराए रहते हैं, मेडिकल हो रहा है, इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो घबराहट में कई बार हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मतलब उन्होंने सबको मौका दिया, कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं थी कि भैया चलो आपका ब्लड प्रेशर हाई है चलो भागो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट? बहुत ही हेल्पफुल थे, सपोर्टिंग थे वो लोग, बहुत बढ़िया। और उसके बाद सर डेंटल डॉक्टर आए, तो डेंटल में सर वो कुछ हाथ लगा के नहीं चेक कर रहे थे, बस ऐसे ही सामने जैसे आप खड़े मेरे, मुंह खोलने को कहा, मुंह खोलने के बाद ऊपर मुंह, नीचे मुंह, और उसके बाद दांत दिखाने को कहा। तो बस सर मुझे लगता है वो काउंट कर रहे थे दांत कितने हैं, 28 दांत होने चाहिए सर, और कैविटी फ्री होने चाहिए, बस यही चेक कर रहे थे। और दांत सभी साफ करा के जाना भाई, क्योंकि अगर कैविटी है तो फिर पॉइंट मिलेगा सर। यस सर। और कैविटी होने पे आपको क्या सीधा वहाँ पे रीमेडिकल दिया किसी बच्चे को? रीमेडिकल नहीं, वहाँ पे नहीं दिया, सभी ने दांत साफ थे। हाँ, अच्छा, रीमेडिकल दांतों के लिए किसी को नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं। ये बड़ी बात है, इसलिए पता है बच्चे बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं कि भैया दांतों में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, दांतों का ऑर्डर खराब है, एक आध दांत आगे पीछे है, दांतों के बीच में गैप है, तो डेंटल को लेके बहुत बच्चों के मन में डर रहता है। लेकिन यहाँ पे हम उल्टा देख रहे हैं कि 45 में से एक बच्चे को भी डेंटल के लिए रीमेडिकल नहीं मिला। डेंटल का यहाँ से मैं थोड़ा सा एक शॉर्टली एक ब्रीफ करना चाहूँगा सबको। ये जो डेंटल पॉइंट्स का फंड है हमारे डिफेंस में, जो मेडिकल चेकअप होता है, डेंटल चेकअप होता है, इसमें क्या होता है कि 14 डेंटल पॉइंट्स आपके होने चाहिए। और इसको जो 14 डेंटल पॉइंट्स नापने का तरीका है, वो लोग जैसे कि आपने कहा, आपको कहा कि एक बार दांत ऐसे करके दिखाओ, है ना, ऐसे। तो जब हम अपना जबड़ा बंद करते हैं, हमारे पीछे के दांत एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और आगे के दांत जो हैं वो ऊपर के दांत आगे आने चाहिए, ठीक है, थोड़े से आगे आते हैं, और नीचे वाले दांत अंदर की साइड जाते हैं। ये नॉर्मल होता है। किसी किसी का बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर दांत आगे निकले रहते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली हल्का सा आगे रहते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस बाइट। अगर ये क्रॉस बाइट ना हो तो हमें रोटी काटने वगैरह में समस्या भी हो सकती है। किसी का अगर उल्टा हो जाए, किसी का ऊपर वाले दांत अगर अंदर साइड आते हैं, तो ये प्रॉपर क्रॉस बाइट नहीं है, ठीक है। तो वो लोग जब जबड़ा बंद करने के लिए कहते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई जबड़ा बंद करने के बाद आपके ऊपर के दांत आगे थोड़े से आने चाहिए, आपका क्रॉस बाइट परफेक्ट है, क्रॉस बाइट परफेक्ट है, और जबड़ा प्रॉपरली बंद हो गया आपका। 22 पॉइंट पकड़ते हैं वो लोग इस चीज़ को, और इसके बाद वो लोग पॉइंट काटना शुरू करते हैं। अगर एक आध पॉइंट कट गया भैया कि दांतों के बीच में गैप ज़्यादा है, ऑर्डर खराब है, एक आध पॉइंट उसका कट गया, थोड़ी बहुत सफाई भी कम है, एक आध पॉइंट उसका कट गया, तो सारे पॉइंट कटने के बाद आपके पास 14 पॉइंट बचने चाहिए। तो ये होता है मोटा मोटा डेंटल के अंदर। और दांतों की सफाई करके बिल्कुल जाएं, बिकॉज अगर दांत साफ नहीं है आपके, तो आपके 2-2.5 नंबर भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितने गंदे आपके दांत हैं। तो मेडिकल से पहले बेसिक प्रोसीजर है कि सभी बच्चे अपने कानों का वैक्स साफ करा के जाते हैं और दांत साफ करके जाते हैं। कानों के पीछे रीज़न है भाई कि अगर कानों में वैक्स है तो आपके वो कान के पर्दे और अंदर कान कैसे चेक करेंगे, और दांत भी साफ होने चाहिए आपके। दांतों के लिए बेसिकली ऑल दे वांट इज कि आपके पास हेल्दी टीथ और गम हो, और नेचुरल भी टीथ और आर्टिफिशियल भी, अप टू 5 to 6 आर्टिफिशियल दांत भी अलाउड रहते हैं। तो कई बार कुछ एक्सीडेंट हो गया, दांत आपका टूट गया या फिर दांत में कीड़ा लग गया था, दांत आपने उखड़वा दिया, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे एक परमानेंट दांत लगवा सकते हैं, दांत इम्प्लांट कर सकते हैं। अप टू 5, 6, 7 टीथ भी आर्टिफिशियल अलाउड हैं। तो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दांत आपके नेचुरली आर्टिफिशियल है, फ़र्क इससे पड़ता है कि भाई अगर आपके मान लो दांतों में ब्लीडिंग हो रही है, गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, तो ट्रेनिंग के टाइम पे इट विल बी अ प्रॉब्लम कि आप ट्रेनिंग करेंगे, बार बार जाएंगे डेंटिस्ट के पास, तो इसलिए दांत और मसूड़े उनको स्वस्थ चाहिए, दैट इज़ ऑल। तो डेंटल में किसी को पॉइंट नहीं मिला, राइट? और दांत सर जिनके टेढ़े मेढ़े, वो टेंशन ना ले, टेढ़े मेढ़े के लिए पॉइंट नहीं दे रहे थे सर। बिल्कुल, रीमेडिकल में मिलता है, जो नंबर कटते हैं ना, उसके बावजूद आप 22 में से 14 पॉइंट तो आपके बन ही जाते हैं। अगर एक आध पॉइंट कट भी गए आपके, तो आप डेंटल में पास हो जाएंगे, आपको रीमेडिकल नहीं मिलेगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद सर एक अलग कमरे में हमें ले जाया गया,
उसमें ले जाके सर फिर हमारा फार विजन और हेयरिंग टेस्ट हुआ सर। फार विजन सर कम से कम 5 मीटर दूरी पे एक बोर्ड लगा हुआ था, तो उसमें जो सबसे नीचे वाले बोर्ड थे उन्हें पढ़ना था, और जो एयरमैन सर थे उन्होंने कार्डबोर्ड से हमारी एक आंख ढकी हुई थी। राइट, अपने आप 5 मीटर नहीं 6 मीटर होता है जो हम विजन का देखते हैं ना, 6x6, तो 6 मीटर के डिस्टेंस हम पढ़ते हैं, अलग अलग फॉन्ट के लेटर होते हैं जी सर। तो आप ऐसे आपका हुआ है ना, एक एक आंख का हुआ। बाकी सर अगर 1-2 वर्ड आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं सर, और वर्ड आप पढ़ ले जाओ तो ठीक है। तो जैसे मैंने सर एन को एच पढ़ दिया था सर, तो कोई बात नहीं, सब क्लियर। लेकिन एक आंख से पढ़ा होगा आपने, है ना? जी सर। और लास्ट रो को, है ना? अच्छा, सिर्फ लास्ट वाली रो पढ़ाई थी कि उसके ऊपर वाली रो? केवल लास्ट वाली रो। जो सर नहीं पढ़ पा रहा था नीचे वाली सारी रो, तो उनको ऊपर वाली पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। होता क्या है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6/12 एलिजिबल है ना जी सर। तो पहले नीचे वाली पढ़ाएंगे, जो नीचे वाली पढ़ ले रहा है उसकी आंखें 6/6 हैं, अगर नहीं पढ़ पा रहा तो उसके ऊपर पढ़ेंगे 6/9 आपकी आईज होंगी जी सर। तो 6/12 भी एलिजिबल है, एक आंख में आपका 6/12 भी हो सकता है। और सर जिन्होंने ग्लासेस लगाए थे तो उनको सर अलग से एक MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लाना था सर। अच्छा जी सर, उसको बनवा के अगर आप ग्लासेस लगा के भी 6/6 आपकी विजन है तो वो फिर सर आप फिट हो। तो आपका जो विजन है, वो जो बच्चे चश्मा लगाते हैं वो चश्मा लगा के उनका विजन टेस्ट हुआ? चश्मा उतार के हुआ होगा टेस्ट? सर ये तो नहीं पता, लेकिन ध्यान नहीं दिया। प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लाना था सर। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे वाई ग्रुप में 6/36 भी अलाउड है, तो होता क्या है कि बिना चश्मे की आपकी आंखें 6/36 हो सकती हैं, लेकिन चश्मे के साथ आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिसकी आंखें बहुत कमजोर है ना, तो चश्मा लगाने के बाद भी उनकी आंखें 6/6 नहीं बन पाती, तो ये केस एक्सेप्टेबल नहीं है। चश्मे के साथ आपकी आंखें 6/6 होनी ही चाहिए, ठीक है? तो विजन का आपका ऐसा टेस्ट हो गया, फार विजन का, राइट सर। उसके बाद हेयरिंग टेस्ट के लिए सर एक पेज था, पेज कान पे लगाया गया। कान पे लगाने के बाद एक पेन को से गोल 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 घुमा रहे थे। तो सर 6 मीटर की दूरी पे एयरमैन सर थे, वो वर्ड मैथमेटिकल डिजिटल फुसफुसा रहे थे, जैसे ऐसे सर। अच्छा, नंबर जो है 1 2 3 4 आप फुसफुसा रहे थे? ओके जी सर, काफी धीरे बोल रहे थे सर। जब मेरी बारी आई तो मैं एक भी वर्ड नहीं बता पाया था पहली बार में। फिर सब दूसरे, उन्होंने कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो मैंने कहा नहीं सर, तो कहते ध्यान से सुनो। तो फिर जब दूसरी बार हुआ तो सर सारे वर्ड बता ले गया था, लेकिन जब फिर इस कान की बारी आई तो फिर एक भी वर्ड नहीं सुनाई दिया सर। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने बोलना चालू किया तो फिर सर 6-7 वर्ड बोलेंगे, जिसमें उन्होंने 4-5 बता दिए। ओके, ये सर। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टेस्ट है, बिकॉज आपके कान पे एक तो वो पेंसिल से कर रहे हैं, पूरा ध्यान वहीं जाता है तो सर। वो आवाज ये वाली कान पे आ रही है, दूर वाली आवाज कहाँ से आएगी, है ना? कहाँ से आएगी सर? तो बहुत ही वहाँ पे अटेंटिव केयरफुल रहना पड़ता होगा, फोकस करके सुनना पड़ता होगा, है ना? यस सर। कमरे में मेरे ख्याल से नॉइज तो रहा नहीं होगा, बिल्कुल शांति रही होगी ना? बिल्कुल शांति, बिल्कुल बंद कमरा रहा होगा, ये अच्छी चीज़ है जी सर। और फर्स्ट टाइम पे आप बिल्कुल नहीं सुन पाए, लेकिन सेकंड टाइम में थोड़ा सा आप हैबिचुअल हो गए तो आप सुन पाए, है ना? जी सर। और वहाँ भी काफी लीनियरली चेक किया उन्होंने, है ना? सेकंड टाइम आपको ऑप्शन दिया, राइट? काफी सपोर्टिव थे सर वो लोग। और उसके बाद सर काफ़ी देर तक वेट करने के बाद एक लेडी ऑफिसर आई सर, तो उन्होंने हमें बुलाया, 20 बच्चों को एक साथ में बुलाया और 20 बच्चों का फिर एक राउंड बना दिएगा कमरे में। ओके। तो उसके बाद सर हमें जंप करने को कहा। जंप करने के बाद अपने पंजे के बल पे खड़े ही रहना था। ओके। ऐसे। तो सर उससे वो चेक करते कि किसी के पैर में सर नस उभरी हुई तो नहीं है। अच्छा। और जिसकी एक लड़की शायद उभरी हुई थी उसको शायद पॉइंट मिला था सर। अच्छा अच्छा। ये सब चेक हुआ। उसके बाद फिर अपने एड़ियों को जोड़ के अपने पंजों को फैलाना था सर, वी शेप बनाना था, नॉकनी चेक करने के लिए। सर। ओके। इससे उन्होंने सर फ्लैट फुट और नॉकनी चेक किया, दोनों चेक कर लिए। उसके बाद सर स्क्वाट्स कराए। तो सर हमारे ग्रुप में तो जो स्क्वाट्स करते वक्त घुटनों से आवाज आती है वो उसको नहीं चेक किया सर, बट जो अगला ग्रुप गया था उसको सर चेक कर रहे थे। अच्छा। एक पर्टिकुलर बच्चे को खड़ा करा के सर चेक कर रहे थे कि घुटने से आवाज तो नहीं आ रही है। अच्छा। तो सर लेकिन इसका पॉइंट किसी को नहीं मिला। अच्छा। बाद में जब मेडिकल ऑफिसर आए थे तो उन्होंने सबको फिट कर दिया था। ओके। अच्छा, नॉकनी और फ्लैट फुट के लिए कोई बच्चा किसी को रीमेडिकल मिला? नहीं सर, इतना ध्यान नहीं सर। राइट। तो जल्दी काफी कर रहे थे, देखते ही नाम हम सब लिखते चले जा रहे थे। नॉकनी के लिए बता दें कि भाई नॉकनी बहुत आराम से ठीक हो जाता है। पर्सनली मैंने अपनी आंखों से देखा है, बच्चों ने 2 महीना 3 महीना 4 महीने के अंदर नॉकनी को दूर किया है। हमारे कैप्टन SK सिंह सर हैं मेजर कल्सी क्लासेस में, इन्होंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि नॉकनी कैसे दूर करें। उसके अंदर इन्होंने 3-4 एक्सरसाइज बता रखी हैं और उन एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे 2 से 3 महीने के अंदर, अगर आपके नीज टकराते हैं आपस में, नॉकनी का प्रॉब्लम है आपको, तो आपके नीज के बीच में कम से कम आधा इंच 1 इंच 1.5 इंच तक का गैप बन जाएगा। तो नॉकनी बड़े आराम से एक्सरसाइज से दूर रहता है, वो कोई टेंशन की चीज़ है ही नहीं। तो आपको वहाँ जाके मेडिकल में पॉइंट मिले, इससे अच्छा है कि अगर आपको नॉकनी की समस्या है तो आप उसको बिल्कुल दूर कर लें एक्सरसाइज के साथ।
नॉकनी चेक करने का भी तरीका जान लीजिए। आप जब खड़े होते हैं, सीधे खड़े होंगे, आपकी एड़ियाँ आप जोड़ेंगे, ठीक है, एड़ियाँ जोड़ेंगे, पीछे एड़ियाँ जोड़िए और आगे 45 डिग्री का एंगल, जो आपके जो पंजे हैं, उंगलियाँ हैं, 45 डिग्री का एंगल बनता है। और उसके बाद आप सीधे खड़े जाएंगे, सामने, बिल्कुल सामने देखेंगे और किसी और को कहिए कि आपके घुटने देखे, हो सके तो कुछ पेपर वगैरह लेके आपके घुटनों के बीच में फंसाए और ऐसे हिलाए। पेपर हिलाएगा तो अगर पेपर स्मूथली हिल रहा है तो आपको नॉकनी नहीं है, ठीक है। तो नॉकनी ऐसे चेक कर सकते हैं और एक्सरसाइज उससे दूर कर सकते हैं। फ्लैट फुट की भी एक बड़ी समस्या है। तो फ्लैट फुट उतना इफेक्टिवली तो ठीक नहीं होता जितना इफेक्टिवली नॉकनी ठीक हो जाता है। बट अगेन फ्लैट फुट के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ एपेरेटस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और उसके तहत यूज़ करने से आपका फ्लैट फुट जो है 60%, 70%, 80% तक ठीक हो सकता है। अलग अलग केस में अलग अलग रिजल्ट आता है। और फ्लैट फुट के लिए कई बच्चों को पास में भी हमने देखा है, जब री मेडिकल मिला है और री मेडिकल के टाइम पे उन्होंने बच्चों से पंजों पे चला के देखा है, एक्सरसाइज करा के देखी है, एंड अगर बॉडी बैलेंस वगैरह ठीक है तो री मेडिकल में ग्रीन कार्ड भी मिला है। तो मतलब फ्लैट फुट के साथ भी ऐसा नहीं कि आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे। री मेडिकल मिलता है, री मेडिकल में अगेन दे टेस्ट यू एंड इफ दे फील कि भैया आपका बॉडी बैलेंस वगैरह ठीक है, कोई फिजिकल हिंड्रेंस नहीं है किसी फिजिकल एक्टिविटी में बिकॉज ऑफ फ्लैट फुट, दे मे गिव यू ग्रीन कार्ड, ठीक है। और फ्लैट फुट के ऊपर भी कैप्टन एस के सिंह सर ने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसमें 3-4 एक्सरसाइज बताई हैं, वो आप वीडियो देखिए और वो फॉलो करिए। ये दोनों वीडियोस के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं शुभम। और सर नॉकनी में भी अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी गैप है सर तो वो आप फिट हो, ये नहीं कि मेरा इतना थोड़ा सा बच रहा है, पेपर निकलने की भी जगह है तो आप फिट हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब ये ना सोचिए कि वहाँ 1 इंच का गैप होना चाहिए। पेपर कितना पतला होता है आप अच्छे से जानते हैं। पेपर अगर निकल रहा है तो आपको नॉकनी नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, और उसके बाद सर हाथ स्ट्रेट करा दिया गया हमारा, और उसके बाद कराने के बाद फिर से स्क्वाट्स कराया गया और उसके बाद फिर सर हाथ ऐसे करने को कहा सीधा, तो उससे वो ऐसे हाथ में पसीना वगैरह चेक कर रहे थे। और उसके बाद सर फिर ऐसे हाथ करने को कहा, तो सर चेस्ट नंबर 20 से उल्टा चेक करते हुए आ रहे थे, किसी का हाथ कांप तो नहीं रहा है सर। तो फिर सर करते हुए आया तो 2-3 मिनट हो गए थे, मेरा हाथ दर्द करने लग गया था और चेस्ट नंबर 1 का भी दर्द करने लग गया था। तो सर हमें पॉइंट दे दिया, मतलब कि इसके लिए हमारा नाम के आगे लिख लिया था। अच्छा। तो फिर सर जब बाद में मेडिकल ऑफिसर आए तो उन्होंने हमें बुलाया फिर से, तो सर कहा उन्होंने ऐसे करो, तो जो चेस्ट नंबर 1 था वो गया तो उसका हाथ फिर भी कांप रहा था। अच्छा। तो सर उसे पॉइंट मिल गया। जब मुझे बुलाया गया तो मैंने ऐसे सीधा किया, ज़्यादा मैंने 10 सेकंड देखा होगा, उसके बाद कहा जाओ, तो मेरा वो पॉइंट क्लियर हो गया सर। जी राइट। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ऐसे हाथ आगे कराते हैं वो लोग, 2 चीज़ें चेक कर लेते हैं, एक तो स्वेटी पाम्स तो नहीं है, हाथों से पसीना तो नहीं आता, और दूसरे आपके हाथ ऐसे करने के बाद आगे ऐसे कांपते तो नहीं है। ये 2 चीज़ें चेक होती हैं। और बड़ी बात है, अगर आप 10 मिनट हाथ रखेंगे तो हाथ दर्द होने लगते हैं, कांपने लगते हैं। लेकिन अगेन उन्होंने उसको थोरोली चेक किया, री मेडिकल तक नौबत नहीं आने दी, वहीं पे दोबारा चेक कर लिया कुछ मिनटों बाद, है ना। सर जिनको भी पॉइंट मिल रहा था सबको दोबारा बुलाया गया। अच्छा, कैरिंग एंगल चेक नहीं हुआ अभी तक? नहीं किया सर, कैरिंग एंगल चेक ही नहीं किया? चेक ही नहीं किया सर। हैंडबैंड ना सर, वो जो एंगल बनता है ना, चेक ही नहीं किया, वो चेक ही नहीं है आपने। क्या पता उन्होंने मोटा मोटा देख लिया, जब हाथ आगे किए होंगे तो हल्का देख लिया होगा। हालांकि कैरिंग एंगल चेक करने के लिए वो लोग आपको हाथ नॉर्मली नीचे करने को कहते हैं, ऐसे करने को कहते हैं। और ये जो एंगल बनता है ये देखते हैं, ये एंगल 5 से 15 डिग्री के बीच में होता है तो नॉर्मल होता है। 15 के ऊपर है तो 18 तक भी अलाउड होता है। अगर 20 के ऊपर है तो नॉर्मली आपको री मेडिकल पॉइंट तो पक्का मिलता है। तो बट ऐसा आपको करा के देखा नहीं उन्होंने, बट आई गेस उन्होंने हल्का मोटा ऐसे ही चेक कर लिया होगा कि भाई हाथ जो है उन्होंने भांप लिया होगा कि कैरिंग एंगल तो नहीं है। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? और सर एक लड़के का चेस्ट, मतलब कि ये कंधा ये वाला थोड़ा झुका हुआ था, ये वाला शोल्डर था। जी सर। तो उसे पॉइंट मिल गया, लेकिन अगर उसे पता रहता ये चीज पहले, अगर प्री मेडिकल कहीं कराया होता तो हो सकता है सर वो इसको थोड़ा ऐसे किया होता एग्जैक्टली, तो सर बच जाता है। तो ये बड़ी बात है, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है कि जब आप एक बार प्री मेडिकल से गुजरते हैं तो आपको पता है कि भैया बॉडी पोस्चर कैसे रखना है, कैसे खड़े होना है, कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या पर्पज है। तो अकॉर्डिंगली आप जैसे कई बच्चे खड़े होते हैं ऐसे झुक के ढीले होके खड़े हो गए, वो बच्चा कैजुअली ढीला होके खड़ा है बिकॉज थक गया पिछले टेस्टिंग के कारण, और उसको मिल गया ड्रूलिंग शोल्डर का पॉइंट, है ना, या शोल्डर हल्का सा ये लेफ्ट राइट चला गया। तो ये बड़ी बात है कि वंस यू गो थ्रू प्री मेडिकल तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया रहता है भाई कि क्या क्या टेस्ट होने वाला है, एंड यू स्टे केयरफुल देयर। ठीक है। और सर नॉकनी में भी आप थोड़ी चालाकी कर सकते हैं। एक लड़के को था, वो बता रहा था, उसे था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहा था कि ऐसे खड़ा था, जब पीछे करता अपना पैर तो उसको नॉकनी था, लेकिन थोड़ा आगे करके खड़ा था। अच्छा। तो ऐसे सर आया, उसे थोड़ी गाली दी, कहता पैर पीछे कर। तो वो सर कहता सर इतना ही होगा मेरा।
तो फिर सर वो ऐसे ही खड़ा रहा, उसको पॉइंट नहीं मिला। हालांकि उसने रिस्क लिया, अगर वो पैर उसके आगे थे तो उसको एक नॉक नहीं तो ना मिलता, लेकिन दूसरा पॉइंट मिल जाता कि भाई इसके पैर सीधे नहीं है, टेढ़े हैं ना। जी सर। और इसका मेडिकल टर्म तो पता नहीं, बट इट इज अ कंडीशन। कई बार होता है बच्चों के जो नी के नीचे पैर है वो कर्व्ड रहते हैं, कई बार आगे आए रहते हैं, कई बार पीछे रहते जी हैं, सर। तो उसको अलग पॉइंट मिल जाता। जी सर। तो ऐसी स्मार्टनेस ना करें, नॉक नहीं है तो भैया एक्सरसाइज करके दूर कर लो उसको, ठीक है। नेचुरल तरीके से दूर करने की कोशिश करें सर। और सर हाथ की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। राइट। एक लड़के की उंगली ये वाली थी, वो सर सीधी नहीं हो रही थी, ऐसे किया तो ये वाली उंगली टेढ़ी ही थी। उसे पॉइंट मिला या नहीं मिला ये मुझे नहीं पता सर, लेकिन उसे चेक कर रहे थे अच्छे से सर। और इतना होने के बाद फिर सर फिर से बाहर गए कि तब फिर सर एक दूसरे डॉक्टर आए, वो भी शायद ऑफिसर थे कोई, तो उन्होंने सर हमारा ये आंख में टॉर्च मार के देखा, डीएनएस चेक किया, और सर टंग चेक किया, और कान में ईयरबैग्स और ईयर ड्रम देखे, कोई फटे वगैरह नहीं है। तो सर आंखों में जो टॉर्च मारा उस वक्त क्या चेक किया होगा, क्या लगता है आपको? सर मुझे लगता है कोई दाग धब्बा या फिर आंख में नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई चोट वगैरह। खैर मेजर कलशी हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर इस बात को बेहतर जानेंगे क्या चेक किया होगा। और जो आप टंग की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने टंग चेक किया होगा या कुछ टॉन्सिल चेक किया होगा? सर सब पूरा अंदर तक, गले के अंदर कुछ टॉन्सिल वगैरह कुछ तो चेक किया होगा, बाहर निकाल के ऐसा करना था सर। नॉर्मली हम जब भी डॉक्टर पे जाते हैं वो लोग हमारी आंखें देखते हैं, फिर मुंह देखते हैं ना, जो भी चेक करते हैं उस चीज से। जी सर। चलिए अच्छी बात है, ये डॉक्टर ही बताएंगे, है ना। जी सर। उसके बाद एक बेड पे लिटाया गया और अपना चेहरा बाएं साइड को करने को कहा, लेटे। और पैर जो घुटने से फोल्ड करने को कहा। फोल्ड करने के बाद फिर सर वो हमारे पेट को कहते एकदम ढीले करो। पेट ढीला करने के बाद दबा के देख रहे थे, पता नहीं क्या चेक कर रहे थे, लेकिन दबा के देख रहे थे। उसके बाद हमें बिठाया गया, फिर रीढ़ की हड्डी और ये इन दोनों चीज़ों को दबा के देखा। मतलब वो क्या चेक करे थे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने चेक किया। जी, यहाँ भी दबा के देखा, पेट में दबा के देखा। जी सर, ठीक है। पेट में भी रीढ़ की हड्डी ऐसे अपनी उंगली से ऐसे करके देखा। अच्छा जी सर। खैर स्पाइन को तो चेक करते हैं, एयरफोर्स में तो स्पाइन को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने स्पाइन का देख लिया कभी, स्पाइन आपकी स्ट्रेट है ना, टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है कुछ। और सर मैंने जब मेजर कलशी में अपना प्री मेडिकल कराया था सर, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हें माइल्ड डीएनएस है सर। तो सर उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई थी, मेथड बताया था कि दोनों उंगल को अपनी नाक में डाल के, जिधर साइड नाक की हड्डी टेढ़ी है उसकी उल्टी दिशा में उसे घुमा के रखना है। अच्छा। और सर ये करता था मैं रोज सर, 2 हफ्ते का टाइम था मेरे पास। तो एक ऑट्रिविन दवाई भी आती है सर, उसे जब मुझे समय मिलता बाहर तो मैं उसे डाल लेता था। तो फिर सर मुझे डीएनएस का पॉइंट नहीं मिला, और बाकी 3-4 लोगों को डीएनएस का पॉइंट मिला था सर। डीएनएस पॉइंट मिला। हालांकि डीएनएस का पॉइंट जब मिलता है तो बड़ी बात नहीं है, वो बच्चे सर्जरी करा लेते हैं, वो रीमेडिकल में फिट हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई एक्सरसाइज या कोई दवा अवेलेबल है, लेकिन जो कोई भी दवा है, आप ऑट्रिविन का नाम सुना आपने, ऐसे ही मत लीजिएगा भाई, ठीक है। हम लोग यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, तो आप लोग के डॉक्टर बताएंगे तभी लीजिएगा। बाकी आपने जो प्री मेडिकल वाली बात की, क्योंकि आपको भी डीएनएस का मालूम वहीं से पड़ा है ना। जी सर। तो ये प्री मेडिकल जो बच्चे कराते हैं अपने, जो भी तैयारी कर रहे हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की, तो इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। कई सारे पॉइंट्स हैं छोटे बड़े जिनको आप टाइम रहते दूर कर लेते हैं, जिसलिए आपको मेडिकल के टाइम पे ही ग्रीन कार्ड मिल जाए, री मेडिकल की नौबत ना आए। राइट। अभी आप थोड़ी देर पहले नौकनी और उसकी बात करते थे, उंगली की बात कर रहे थे, मेरे मन में आया था कुछ बताने की सोच रहा था मैं। एक्चुअली एक बात नोट की हम लोगों ने कि कई बच्चे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं आपके, उठक बैठक, और पुशअप्स करते हैं, तो वो लोग क्या होता है बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अभी आप लोगों की जो एज है 16 to 20 के बीच में आप लोग सब लोग हैं, और आपकी हड्डियाँ वड्डियाँ बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रांग नहीं है। अगर बहुत एक्सरसाइज करेंगे ना तो कई बार होता है कि आपके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। अपने आंखों देखा एक हाल बता रहा हूँ, एक बच्चा था वो 200-250 उठक बैठक मारता था। जब 20 उठक बैठक की रिक्वायरमेंट है नेवी में, एयरफोर्स में, तो 200-250 मारने की क्या ज़रूरत है भाई। उस बच्चे के पैर टेढ़े हो गए थे, पता है। और घुटने के पास नीचे जो काल्व जो होता है ना, काल्व हमारा नीचे होता है, घुटने के नीचे जो वाला पोर्शन है, वहाँ की हड्डी है वो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी हो गई थी। अब उस बच्चे की मतलब शायद कैल्शियम की कमी हो, हड्डियाँ कमजोर नहीं होंगी, तो इतना प्रेशर जो था उस चक्कर में हड्डियाँ टेढ़ी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो पुशअप्स करें और स्क्वाट्स करें, या अगर आप जिम भी कर रहे हैं, जिम का भी आजकल बड़ा चलन चला हुआ है, तो आप लोग थोड़ा लिमिट में करिए भैया। आपकी एज को देख के, आपके वेट को देख के, है ना, बहुत ज़्यादा ओवर वेट एक्सरसाइज मत करिए आप, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहिए। बाकी उंगलियों को लेके तो भैया सीधी सी बात है कि डिफेंस में तो उंगलियां प्रॉपर्ली चेक होती हैं। अगर आपकी उंगली कटी है, थोड़ी सी भी कटी है, स्पेशली अगर इंडेक्स फिंगर आपकी थोड़ी सी भी कटी है, तो आपको रीमेडिकल मिलता है। कई बार आपको रिजेक्ट भी होना पड़ता है, बिकॉज इंडेक्स फिंगर की बहुत इंपॉर्टेंस है। और 6 फिंगर्स का बड़ा पॉइंट उठ के आता है कि भाई मेरे हाथों में या पैरों में 6 उंगलियां हैं। डिफेंस में 6 उंगलियां एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी उंगलियों की सर्जरी करा सकते हैं और 6ठी उंगली आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल फिट होते हैं मेडिकल में, डिफेंस की।
बड़ा ही फनी सा रीज़न है डिफेंस में छठी उंगली ना लेने का। उनका कहना है कि हमारे जो दस्ताने हैं, जो हमारे पैरों के मोजे हैं, उसमें बस 5 उंगलियां घुसने की जगह होती है। छठी उंगली होगी तो कैसे फिट होगा। हालांकि जिसकी छठी उंगली होती है वो नॉर्मली इतनी सटी रहती है, चिपकी रहती है कि आप एक ही उंगली की जगह में घुस सकती है। बट डिफेंस में भैया रूल है तो है। और कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि हम सर ऑपरेशन नहीं करेंगे, सर्जरी नहीं करेंगे उंगली की, बिकॉज ये बहुत ही शुभ है। हमारे परिवार का मानना है कि भैया ये उंगली बहुत ही शुभ है, बड़ी भाग्यशाली है उंगली, तो ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी आपकी मान्यता है भाई, तो आप डिफेंस में रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपकी छठी उंगली है उसको ऑपरेट कर लीजिए, बहुत ही माइनर सर्जरी है। ऑपरेशन और सर्जरी वर्ड से डरिए मत, ये बहुत ही माइनर सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं इसको। बड़े प्यार से उसको वो काट के निकाल देते हैं और 1 आध महीने में बैंडेज रहता है, उसका आपकी उंगली हो जाती है नॉर्मल। तो उंगलियों को लेके तो भाई टेस्टिंग होती है। आपकी उंगलियां अगर बहुत टेढ़ी हैं या स्पेशली कोई जॉइंट मिसिंग हो, कि कई बार उंगली कट गई, एक जॉइंट मिसिंग है, तो एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन कई बार नाखून में प्रॉब्लम होती है। कई बच्चे आते हैं बोलते हैं कि ये चोट लग गई, नाखून उखड़ गया या नाखून में प्रॉब्लम है, तो वो आप लोग टेंशन मत लो, उंगली सलामत होनी चाहिए। अगर नाखून मिसिंग है, नाखून थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, आप लोग सिलेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं, और क्या है टेस्ट में? उसके बाद सर फिर बाहर ले गए, फिर अगले ग्रुप का यही सब टेस्ट हुआ। तो उसके बाद फिर बुलाया गया तो सर प्राइवेट पार्ट चेक हुए। ओके। प्राइवेट पार्ट में सर अपना पैर एकदम सीधा रखना था और झुकना था सर। ओके। अंडरवेयर नीचे करके। तो उसके बाद दोनों हाथों से अपने बट को फैलाना था ताकि अंदर का पूरा सीन दिखे सर। उसके बाद नीचे मुंह करके खांसना था सर। खांसना था। उसके बाद से इतना होने के बाद और जोर से खांसना था, ये नहीं कि धीरे धीरे कर रहे हो। उसके बाद से उनके सामने मुंह करना था। मुंह करने के बाद सर बाएं साइड फेस करके फिर से खांसना था। और उसके बाद फिर सर अपनी पेनिस की स्किन को पीछे करना था। एक लड़की की सर नहीं जा रही थी। ओके। तो उन्होंने कहा कि नहीं जा रही, कंफर्म है तुम्हारा? कहते नहीं सर नहीं जा रही। एक बार कोशिश करो, बस ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। तो उसने कोशिश किया तो सर उसकी भी पीछे चली गई। ओके। तो सर उसको भी फिट कर दिया था। और उसके बाद अपने दोनों टेस्टिस को हाथ में उठा के सेपरेटली हाथ में उठा के दिखाना था उन्हें। बस सर ये प्राइवेट चेक हो गया। यहाँ पे भी एक्चुअली बहुत डाउट्स है बच्चों के, एग्जैक्टली वो लोग क्या चेक करते हैं। तो पहली बात तो है कि आपके टेस्टिकल्स दोनों होने चाहिए। कुछ एक आध केस मिलते हैं जहाँ पे बच्चों के पास एक टेस्टिकल होता है, हालांकि बहुत रेयर है। तो एक टेस्टिकल वाला केस तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। दूसरा ये कि कई बार चोट लग जाती है, खेलते कूदते बॉल लग गई, तो आपके हाइड्रोसिल की जो समस्या होती है, पानी वगैरह भर गया या एक टेस्टिस आपका छोटा है एक बड़ा है, तो ऐसा कुछ कंडीशन है तो इसको आप डॉक्टर से मिलिए, ट्रीट कराइए। ये बड़े आराम से, कई बार तो दवा से ठीक हो जाता है, कई बार एक माइनर सर्जरी करनी पड़ती है अगर पानी वानी भर गया है, तो वो लोग डॉक्टर लोग ठीक कर देते हैं। दूसरा एक खांसने वाली जो चीज़ है, ये मैं बता दूं बच्चों को कि एक्चुअली जब हम खांसते हैं तो हमारे खांसने के बाद हमारे जो पीछे एनस का जो होल है वहाँ पे एक हलचल होती है, वहाँ की मसल्स हिलती हैं, और सेम होता है हमारे आगे प्राइवेट पार्ट्स में, पेनिस में भी। तो वो चीज़ वो चेक करते हैं कि अगर हमारे खांसने से वहाँ पे जो मसल्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब वी आर फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा पीछे वो लोग आपके पाइल्स भी चेक करते हैं, जो आपको झुकने के लिए कहा था और उन्होंने फैलाने के लिए कहा था, तो पाइल्स वगैरह भी चेक हो जाते हैं। ठीक है जी सर। और तो ये है मोटा मोटा जो प्राइवेट पार्ट्स आपके चेक हुए। इसमें कई लोगों को डाउट रहता है कि भाई योर पीनिस इज नॉट स्ट्रेट, टेढ़ा है या छोटा है, वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जो पर्पस है चेक करने के वो बिल्कुल ही अलग है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इसके बाद सर बायोमेट्रिक हुआ। उसके बाद बायोमेट्रिक में क्या क्या चेक किया आपका? सर केवल अंगूठा। तो आपका मतलब एक्चुअली अंगूठे का बायोमेट्रिक लिया उन्होंने ना, टेस्ट थोड़ी हो, तो थंब इंप्रेशन है ना। बस सर यही। उसके बाद रिकॉर्ड में रखेंगे शायद वो। जी सर। उसके बाद फिर बाहर देर तक बिठाया हुआ था, कुछ देर बाद फिर सर रिजल्ट आया। और सर बीपी और ईसीजी को लेके सर एक बताना चाहूँगा कि सर जो ईसीजी होता है तो सर लेटे रहें या फिर अपनी आंख मत बंद करें, क्योंकि आंख बंद करेंगे तो फिर सर दुनिया ख्याल आने लग जाते हैं। ओके। सर ज़्यादा मतलब कि अच्छी चीज़ में ना सोचे, एकदम ओवर एक्साइट हो जाए, एक्साइटमेंट में सर बीपी अरे ईसीजी का पॉइंट ले बैठे, और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी नहीं सोचनी है। माइंड को हो सके तो ब्लैंक रखो। साइकोलॉजी का बड़ा गेम है ना। जी और सीधी सी बात, अगर हम आंखें बंद करेंगे या तो हम किसी ख्याल में खो जाएंगे, बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे, और हमारा सब कुछ स्लो हो जाएगा, या तो हम कुछ अच्छा सोच के एक्साइट होके सब कुछ हाई कर लेंगे, है ना। जी सर। तो बहुत बड़ी बात बताई आपने, वेरी गुड शुभम। आप कोई टेस्ट भूल तो नहीं रहे? कोई टेस्ट हुआ हो आप मिस कर रहे हो? सर नहीं सर, मुझे लगता है मैंने सारे कवर किए। जी सर। तो ये टेस्टिंग होते होते शाम के कितने बज गए थे? सर 9-10 बज गए थे। 9-10 बज गए थे। यस सर। ईसीजी की मशीन खराब थी, इसमें काफी समय लग गया था, टाइम वेस्ट हो गया। पहला दिन था सर, भोपाल वाले भी कब था आपका? सर मैं 3 फरवरी को। 3 फरवरी को था आपका? जी सर। तो सर भोपाल वाले सर भी आए थे, गुजरात वाले भी थे, तो उनमें आपस में सर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा था। वो कहते ऐसे करो, वो कहते नहीं ऐसे करो। तो सर पहला दिन था सर, वो सब
पता नहीं अपना सिस्टम नहीं बना पाए थे सर, तो इसीलिए काफ़ी लेट हो गया। लेकिन इवेंचुअली अंत भला सब भला, आपका टेस्टिंग प्रॉपर हो गया और आपको ग्रीन कार्ड मिल गया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? जी सर। नंबर भी आपके बहुत अच्छे हैं और आप फाइनली जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने। तो शुभम, और कोई जाते जाते कुछ टिप देना चाहेंगे मेडिकल को लेके? सर मेडिकल को लेके सर ECG बीपीएम पॉइंट मत लेके आना, जो मैंने कहा है उसी को फॉलो करना है सर। राइट। वैसे वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ECG बीपीएम पॉइंट ना मिले, लेकिन जब बच्चे घबराए हुए हैं तो सर क्या कर सकते हैं। राइट। उनको लिटाया जाता है फर्स्ट पे कि आप एकदम रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद उनका बीपी चेक किया जाता है, तब भी उनका 162-63 ऐसे आता है, तो फिर उनको पॉइंट मिलता है। मेरा 136 था और सर पल्स रेट 63 था, तो मैं फिट था। बढ़िया जी सर। चलिए, आशा है आप सबको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिला होगा। पूरे टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि क्या क्या टेस्ट होता है और क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं अगर फ्यूचर में आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो मेडिकल को लेकर आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं आपको जानने को मिला होगा। तो शुभम, आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर। And thank you everyone. Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.